रिया एक प्यारी मॉडर्न लड़की थी जो हॉस्टल में रहती थी। गांव से शहर पढ़ने आई थी। उसका दिल पिछले 1 साल से टूटा हुआ था क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आरव अचानक उससे छोड़कर गायब हो गया था। ना कॉल, ना मैसेज, ना वजह। फिर एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी के सामने एक लंबा स्मार्ट लड़का मिला, नाम वीर। बातें बिल्कुल आरव जैसे, आंखों में वो ही दर्द, वो ही मुस्कान। रिया पहले तो कंफ्यूज हुई, फिर धीरे धीरे उसने वीर को पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन रात को जब वीर चला जाता तो हॉस्टल के आसपास अजीब हरकतें होती। कमरे के बाहर चाल की आवाज, वॉशरूम में मिरर पे खून के हाथ के निशान, और रिया के सपनों में आरव की चीखें। एक रात रिया ने वीर से पूछा, तुम मुझे पहले मिल चुके हो क्या? वीर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैं कभी गया ही कहाँ था। उसकी मुस्कान में कुछ था, जैसे वो मुस्कान इंसानी ना हो। उस दिन से रिया को नींद लेना मुश्किल हो गया। अगले दिन रिया ने हॉस्टल के पुराने चौकीदार से पूछा, यहाँ कोई नया लड़का आया है क्या? चौकीदार ने कहा, बेटा, इस हॉस्टल के आसपास किसी लड़के को तो कभी नहीं देखा, पर 1 साल पहले एक लड़का यहाँ मारा था। नाम था आरव। रिया का खून जम गया। तू वीर, क्या सच में वीर है? रिया की नींद अब जा चुकी थी। उसके जहां में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वीर आरव नहीं तो वो है क्या? उस रात हॉस्टल में रिया ने एक प्लान बनाया। वीर जब मिलने आए तो उसने पहली बार उसकी आंखों में गहरा देखना चाहा। वीर ने रिया का हाथ पकड़ा। उसकी ठंडी उंगलियों ने रिया के दिल में थरथराहट भर दी। तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। वीर बोला, मेन टैब तक ठीक हूं, जब तक तुम किसी और के साथ बात नहीं करती। उसका चेहरा पाल भर में बादल गया। मुस्कुराहट चली गई और आंखों में लहू उतर आया। रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वीर ने जोर से पकड़ लिया। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हारे लिए मारा हूं, रिया, और अब सबके लिए मारूंगा भी। फिर अचानक एक हवा का झोंका आया और वीर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आरव का चेहरा उभारने लगा, लेकिन वो आधा जला हुआ, आधा पूरा था, जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। रिया चीख कर भाग गई, हॉस्टल के कॉरिडोर में दौड़ती हुई। वो वार्डन के कमरे तक पहुंचती है, मगर वार्डन की लाश कुर्सी पर बैठी होती है, आंखें खुली और गले में खून का हल्का। उसके हाथ में छोटा सा चिट्ठा था। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा पापी है, जिसे मौत ने भी चैन नहीं दिया। रिया को याद आया, 1 साल पहले आरव ने हॉस्टल की एक लड़की के साथ बुरा सलूक किया था और वो लड़की अपनी जान ले बैठी थी। हॉस्टल ने ये बात छुपा दी थी। और अब आरव एक बदला लेने वाला भूत बन गया था, जो रिया के प्यार का नकाब पहने एक एक कर सबको मौत का शिकार बना रहा था। रिया ने वार्डन की लाश देखी और ट्यूरेंट हॉस्टल के छत की तरफ भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। छत पर जाके उसने फोन निकला, मगर सिग्नल गायब। तभी उसने नीश हॉस्टल के कंपाउंड में कुछ देखा। एक लड़का, हॉस्टल का सीनियर, कार्तिक। उसने रिया को ऊपर देखा, हाथ हिलाया और चिल्लाया, सब ठीक है? रिया चीखी,
वीर भूत है। वार्डन मर गई है। कार्तिक भागता हुआ ऊपर आया और रिया को समझाने लगा, तू स्ट्रेस में है रिया, वीर का कुछ लेना देना नहीं। रिया रो पड़ी और कार्तिक उससे गले लगाने लगा, मगर पीछे से एक ठंडा सा हाथ कार्तिक के कंधे पर आया। जब उसने मुड़कर देखा, वीर, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें लाल, गले में जली हुई खाले और हाथ में एक पुरानी मेटल की चेन। वीर बोला, रिया मेरी है और तू उसके पास नहीं आएगा। और बस एक झटके में उसने चेन कार्तिक के गले में लपेटी और उससे छत के कोने से घसीट दिया। रिया चीख रही थी, छोड़ दो उससे, वीर ये तुम नहीं हो। वीर बोला, मैं था भी कब? मैं तो सिर्फ उसका आखिरी पाल हूं, जो तेरे लिए मर गया था। अब सब तेरे लिए मरेंगे। एक भयानक चीख के साथ वीर ने कार्तिक को छत से नीचे फेंक दिया। एक तेज थर्ड और नीचे सा। सीसीटीवी में भी बस रिया और कार्तिक थे और कोई तीसरा चेहरा ब्लर सा, एक साया। अब रिया के हॉस्टल में एक खूनी भूत का आतंक शुरू हो चुका था और अगला नंबर किसका था, किसी को नहीं पता। कार्तिक की मौत ने हॉस्टल में हंगामा मचा दिया। सब लोग समझे ये सुसाइड था, लेकिन रिया जानती थी ये मर्डर था। और वीर, यानी आरव का भूत, अभी भी कहीं आस-पास ही था। हॉस्टल के एक रूम में रिया छुप गई और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को सब बताया। नेहा पहले तो हंसी, पर जब रिया ने वार्डन की मौत और कार्तिक का वीडियो दिखाया जहां एक ब्लर्ड साया था, तब नेहा का रंग भी उड़ गया। रिया, हमें इस हॉस्टल से निकलना होगा, नेहा बोली। मगर भूत किससे बदला ले रहा है? क्यों मार रहा है लोगों को? रिया ने पूछा। उस रात दोनों ने लाइब्रेरी में हॉस्टल का पुराना रिकॉर्ड खोजा। वहां मिलता है एक फाइल, आरव शर्मा रस्टिकेटेड। इल्जाम, आरती मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार। रिजल्ट, आरती ने सुसाइड किया, रूम नंबर 305। केस बैंड। रिया, आरती वही लड़की थी जिसे तुम्हारी आंखों के सामने आरव ने हरास किया था, याद है? नेहा ने कहा। रिया के हाथ ठंडे हो गए। मैं चिल्लाई थी उस दिन, मैं कुछ कर नहीं पाई। रिया के आंसू बह गए। यही वजह है आरव का भूत अब सबन लोगों से बदला ले रहा है, जो उस वक्त छुप रहे, जो साजिश का हिस्सा बने। नेहा समझी। तभी हॉस्टल के एक और लड़के साहिल की चीख सुनाई दी। दोनों भाग के उसके रूम में अंदर जाते ही देखा साहिल की आंखों में खून, गले में लाल निशान और उसके बेड पे लिखा था, मैं वापस आया हूं। आईने में एक पाल के लिए रिया को वीर का चेहरा दिखा। वो हंस रहा था, मगर छाया सिर्फ जलती हुई रूह की थी। रिया और नेहा को समझ आ गया, हॉस्टल में रात किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रिया और नेहा हॉस्टल के कॉमन रूम में छुपकर भूत से लड़ने का प्लान बनाने लगती है। वो एक बदला लेना चाहता है, लेकिन अगर हम उसे उसकी असल कहानी पूरी करने दे, तो हो सकता है वो शांत हो जाए, रिया ने कहा। नेहा ने सजेशन दिया, आरती का कमरा रूम 305। वहां से सब शुरू हुआ था। अगर हम उससे वहां ले जाए, शायद वो आरती की मौत का राज खोल दे। दोनों ने रात 12 बजे
रूम 305 के अंदर जाने का प्लान बनाया। वो कमरा सालों से बंद था, लेकिन चाबी वार्डन के पुराने ड्रॉअर से मिल गई। रात होती है। हर कोना सन्नाटा में डूबा। नेहा और रिया हाथ में टॉर्च लेकर रूम 305 के सामने पहुंचती है। डर के मारे नेहा का हाथ कांप रहा होता है। रिया ने दरवाजा खोला। 4 अंदर से तेज ठंडी हवा का झटका आया। कमरे की दीवार पे खून से लिखा होता है, मैं जिंदा जल गया था। एक पुरानी डायरी मिलती है, आरती की डायरी। रिया पढ़ने लगती है। आरव ने मेरी इज्जत छीनी। हॉस्टल ने छुप रही। रिया ने देखा, मगर कुछ नहीं बोला। मैं जा रही हूं, पर एक दिन वापस आऊंगी। उस रूप में जे। रिया डायरी बंद करती है और तभी कमरा हिलने लगता है। दरवाजा खुद बंद हो जाता है। आईने में आरव दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने मुझे जेल भेजने की धमकी दी। मैंने उससे सिर्फ धमकाया था। आरती ने खुद को जलाया, लेकिन सबने मुझे कातिल बना दिया। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक आवाज घूमती है कमरे में। आरती भी भूत बन चुकी है। और तभी एक और साया दिखाई देता है। एक लड़की जलती हुई, रख में लिपटी। आरती, रिया और नेहा दोनों बेहाल, दो भूतों के बीच में फंस गई थी। आरव चीखता है, मैंने तुझे नहीं मारा आरती, पर अब तू मुझे भी चैन से मरने नहीं देगी। रिया चिल्लाती है, तुम दोनों को सच जानकर शांति मिल सकती है। बस इस दुनिया को छोड़ दो। मगर दोनों भूतों में टकराव होने लगता है। कमरा जलने लगता है और रिया और नेहा उस अंधेरों के बीच एक छोटा सा दिया जला देती है। आरती के लिए। दिया जलता है और रोशनी में आरती का साया धीरे धीरे गायब होने लगता है। आरव का भूत भी पीछे हटा और कमरा फिर शांत हो जाता है। लेकिन एक चीज रह गई। आरती की डायरी की आखिरी लाइन, मुझे शांति तब मिलेगी जब हॉस्टल की हर रूह सच सुनेगी। रात की वो दरवानी तकरार के बाद रिया और नेहा हॉस्टल के लॉन में आए। आरती और आरव की रूह गायब हो गई थी, मगर दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह होने लगी थी, लेकिन हॉस्टल में अब भी अजीब हवा थी, जैसे किसी ने पुरानी चादर हटा दी हो और नीचे और भी जख्म छुपे हो। नेहा ने कहा, रिया, आरती की डायरी में एक और नाम लिखा था, प्रेरणा सिंह, रूम नो 110 फीट। उसके बारे में कुछ याद है? रिया की आंखों में एक पुरानी याद चमकी। प्रेरणा, वो भी हॉस्टल में छुप रहने लगी थी। जब आरव पे इल्जाम लगा था, उसने आरती के खिलाफ गवाही डीन से मना कर दिया था और एफआईआर एक दिन वो भी गायब हो गई थी। रिया और नेहा स्टूडेंट रूम 110 की तरफ दौड़ी। रूम बैंड था, दीवार पे जालियां थी और एक कोने में एक पुरानी फोटो फ्रेम पड़ा था। प्रेरणा की तस्वीर, जिसमें वो मुस्करा रही थी। तभी रिया को एक आवाज सुनाई दी, कमरे के अंदर से, मुझे माफ करो आरती, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर मैं खुद भी टूट चुकी थी। एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है प्रेरणा की आवाज में, जो उसने डायरी के अंदर चिपका राखी थी। प्रेरणा की आवाज, मैंने सब कुछ देखा। हॉस्टल के वार्डन, आरव और बाकी लोग सब आरती के खिलाफ मिल गए थे। मुझे धमकी मिली थी, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे भी मार दिया जाएगा।
मैं डरी, छुप गई। लेकिन आरती की मौत के बाद मैं रात को सोता नहीं। उसकी चीखें डायरी खत्म होती है और एकदम से हॉस्टल के हर कमरे का बल्ब फुटने लगता है। फट फट फट। सब रोशनी गई, अंधेरा छा गया। रिया और नेहा हॉस्टल के बीच में खादी होती है। तभी हवा तेज चलती है और हॉस्टल के पुराने सारे नाम एक एक करके हवाओं में गुंजने लगते हैं। आरती, प्रेरणा, स्नेहा, शालिनी। इतने सारे नाम जितने कभी रिकॉर्ड में नहीं थे। नेहा का चेहरा सेफ्ट पैड गया। ये हॉस्टल तो श्रापित है रिया। इसने कई लड़कियों की आवाजों को दबा दिया। रिया बोली, हमें सिर्फ आरती की नहीं, सबकी कहानी सुनानी होगी। तभी ये राहत मिलेगी। और हॉस्टल के एक पुराने बाथरूम में एक ब्लड ट्रेल मिलता है जिस पे लिखा होता है, आखिरी सांस तक सच का इंतजार। सुबह के अंधेरों में रिया और नेहा हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से में जाती है। बेसमेंट वाला एरिया जहां सिर्फ सफाई वाले ही जाते हैं। वहां एक लॉकर होता है, पुराना, जंग लगा हुआ और ताला चढ़ा हुआ। रिया ने कहा, यह लॉकर आरती के जमाने का ही है। शायद यही सब राज छुपा रहा है। नेहा ने हॉस्टल की मेंटेनेंस रूम से एक छोटी सी चाबी चुराई थी। वही चाबी लॉकर में घुमाई गई। क्लिक। ताला खुला और अंदर से तेज हवा का झटका निकला, जैसे सालों का बंद राज अब जिंदा हो गया हो। लॉकर के अंदर एक पुरानी डायरी, एक फोटो फ्रेम और एक ट्रूथ लेटर था जो किसी अननोन लड़की ने लिखा था। रिया डायरी पढ़ती। ये हॉस्टल एक सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक सजा का घर बन गया है। यहाँ जिसने सच बोला उसको या तो मार दिया गया या उसका दिमाग खराब कह दिया गया। आरती अकेली नहीं थी। प्रेरणा ने, स्नेहा ने, शालिनी ने, सबने चिल्लाया, लेकिन हॉस्टल ने सबको चुप करा दिया। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फोटो फ्रेम उठाया गया। उसमें हॉस्टल की एक पार्टी का ग्रुप फोटो था। आरती उस तस्वीर में एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा नॉर्मल नहीं था। चेहरे पे एक ब्लैक ब्लर था और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। नेहा ने धीरे से बोला, ये फोटो जीती जागती लग रही है। और उसी वक्त फोटो का पेपर गर्म होने लगा, जैसे कोई जादू का ताना बाना उसमें छुपा हो। फोटो के अंदर से एक और चेहरा दिखाई दिया, जो पहले छुपा हुआ था। वार्डन। वही वार्डन जो अभी भी हॉस्टल चला रही थी। तस्वीर में उसके हाथ आरती के कंधे पे थे और उसकी मुस्कान नफरत से भरी हुई थी। तभी नेहा के फोन पे एक मैसेज आया, यू फाउंड द ट्रूथ, नाउ फेस द कॉन्सिक्वेंस। फोन बंद हो गया। बेसमेंट के बल्ब ब्लिंक करने लगे। लॉकर का दरवाजा खुद बंद हो गया और अंदर की तस्वीर से आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम भी अस लिस्ट में हो। रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों बेसमेंट से भाग के निकलती है। लेकिन हॉस्टल का दरवाजा बैन हो चुका था और अंदर से सिर्फ एक चीज लिखी गई थी, हॉस्टल कभी किसी को जाने नहीं देता। बेसमेंट का दरवाजा बंद था, लेकिन रिया और नेहा ने एक पुरानी छोटी सी खिड़की से हॉस्टल के अंदर वापस घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। अब दोनों के पास सबूत था, डायरी, फोटो और ट्रूथ लेटर। पर अब इनका सामना था सबसे डरावने सच से। हॉस्टल की वार्डन। नेहा बोली,
हमें वार्डन का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके उनका फाइल चेक करते हैं। रात के 3 बजे हॉस्टल अंधेरा था। बस हवा का शोर और हर दीवार से आती चीख जैसी आवाज। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके रिया ने एक पुराना अलमीरा खोला। वहां मिलती है एक फाइल। मिस लता देवी, हॉस्टल इंचार्ज सिंस 1994। नेहा ने झट से बोला, 1994? पर उनका चेहरा तो अभी भी बिल्कुल सेम है। वो तो 50 के ऊपर लगती भी नहीं। फाइल के अंदर एक छुपा हुआ एनवलोप था। उसमें था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल। लोकल वुमेन फाउंड डेड इन हॉस्टल फायर, लता देवी, फॉर्मर हॉस्टल वार्डन, डाइज सेविंग गर्ल्स इन ब्लेस। डेट 1995। रिया ने आर्टिकल पढ़ा और उसका हाथ कांप गया। नेहा, लता देवी तो 1995 में मर चुकी थी। तो जो अभी हॉस्टल में है वो इंसान नहीं है। तभी एक आवाज पीछे से आई, तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही जान लिया है। वार्डन सामने थी। हल्का अंधेरा, उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज एक साथी रूह की तरह एको कर रही थी। तुम्हें लगता है आरती ने सिर्फ मुझसे दर्द पाया? मैं उसकी टीचर थी। उसने मुझे ठुकरा दिया। उसके हाथ हवा में उठते हैं और उसके पीछे एक काला साया दिखाई देता है। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ है। ये असली लता देवी थी और जो अब तक हॉस्टल चला रही थी। वो थी उसकी आत्मा, एक जेलस, पागल रूह जो सब लड़कियों के सपने खा जाती थी। वार्डन चिल्ला के बोली, ये हॉस्टल मेरा है और मैं अपने इलाके में किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। तभी फोटो फ्रेम की तस्वीर रिया के बैग में से गिरती है और उसमें से एक रोशनी निकलती है। आरती की रूह। आरती की रूह बोलती है, मेरा सच अब सामने आ गया है। मैं तुम्हारी दासी नहीं थी, लता। अब ये हॉस्टल आजाद होगा। एक जोर का धमाका होता है। वार्डन की रूह चीखती है और पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। नेहा और रिया बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है, सुबह हो चुकी होती है। सब कुछ शांत है। लेकिन हॉस्टल के एंट्रेंस पे एक नया साइन लगा होता है, क्लोज्ड परमानेंटली ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स। रिया और नेहा नेक्स्ट डे सीधा पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने डायरी, फोटो फ्रेम और लेटर दिए, सब कुछ। पुलिस ने पहले तो हंस के टाल दिया, पर जब उन्होंने फोटो फ्रेम देखा, उसमें से अब भी वही ब्लड रेड आइड चेहरा दिखा, तो इंस्पेक्टर थोड़ा सीरियस हो गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने बोला, ये काफी अजीब केस है, लेकिन हॉस्टल में फायर अलार्म्स और सिस्टम चेक करना पड़ेगा। अभी के लिए हम बिल्डिंग सील कर रहे हैं। तभी एक और ऑफिसर आया। हम पता हुआ, सर, बिल्डिंग के बेसमेंट में एक और डायरी मिली है, किसी आरती शर्मा के नाम से। रिया ने डायरी खोला और उसमें लिखा था, मैं चाह कर भी हॉस्टल नहीं छोड़ पाई। हर बार जब मैं निकलने की कोशिश करती, लता देवी मुझे दीवार के अंदर बंद कर देती थी। मैं जिंदा थी जब तक मेरे साथ आखिरी खेल नहीं खेला गया। नेहा ने घबरा के बोला, मतलब आरती की मौत नेचुरल नहीं थी? उसको मारा गया था? डायरी के एंड में था एक मैप, हॉस्टल के अंदर का सीक्रेट चेंबर। पुलिस उस चेंबर को ढूंढने गई और वहां माइल टीन और लॉकर्स, सब में थी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स, एक पेंडेंट, एक डायरी और एक स्कूल बैज। उन पे नाम थे प्रेरणा दास,
स्नेहा कुलकर्णी, शालिनी त्यागी, ये वही लड़कियां थीं जिनके नाम ट्रूथ लेटर में थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से से कहा, ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं, सिर्फ ये एक मास मर्डर साइट थी। रिया और नेहा शॉक्ड द। उन्होंने सोचा कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन हॉस्टल के एक और पुराने क्लर्क ने एक राज बताया। वार्डन लता देवी सिर्फ एक पपेट थी। उसके पीछे कोई और था, एक और बड़ी रूह जो हॉस्टल में अंदर से सब कंट्रोल करती थी। वही असली किलर थी। रिया ने पूछा, कौन? क्लर्क ने बोला, उस रूह का नाम किसी को नहीं पता। हॉस्टल में एक छोटी सी लाल रोशनी जलती रहती थी हर शाम, जहां उस रूह का बसेरा था। रात का वक्त था। हॉस्टल अब बंद हो चुका था, पुलिस ने सील कर दिया था। मगर रिया और नेहा के लिए कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। वो दोनों आज हॉस्टल के अंदर वापस घुस आई। एक अंतिम बार। उनका मिशन सिर्फ एक था, लाल रोशनी के राज का अंत करना। बेसमेंट के नीचे का एक और दरवाजा, जो पहले किसी ने नहीं देखा था, अब खुला हुआ था। अंदर सब कुछ पुरानी हवा से भरा था। दीवारों पे पुरानी ब्लड स्टेन्स और हवा में चीखों की गूंज। तभी एक कोनाई में एक लाल लैंटर्न जलता हुआ मिला। उस रोशनी के पास एक कुर्सी थी और उस पर बैठी थी एक छोटी लड़की, जिसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में लाल ज्वाला और आवाज में प्यार और दर्द का संगम। मैं प्रेरणा हूं। आरती मेरी बहन थी। उसकी मौत सिर्फ एक साजिश थी। वार्डन सिर्फ एक पॉन थी। असली चालाकी तो वही रूह कर रही थी जो सालों से यहां रहती है। हॉस्टल का पहला बिल्डर मोहनलाल वर्मा। उसी वक्त अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। दीवार से एक आदमी का चेहरा निकलता है। भूत, जिसका आधा जिस्म पठार बन चुका है। उसकी आंखें सीधा रिया और नेहा को देख रही थी। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब दर्द समझ सकती हो? मैंने इन लड़कियों को यूं ही नहीं रोका। उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया था। मैं सिर्फ इंसाफ चाह रहा था। प्रेरणा चीख के बोली, ये इंसाफ नहीं था, मोहनलाल। तुमने सिर्फ अपना ईगो मिटाया और हम सबको अपने साथ मार दिया। रिया ने उस लाल लैंटर्न को उठाया और डायरी में लिखी एक लाइन याद की, अगर रूह को मुक्ति देनी हो, उसके पापों का सच उसी की रोशनी में जला दो। रिया ने लैंटर्न को मोहनलाल की तस्वीर पे फेंक दिया। एक जोर का धमाका हुआ। पूरी बेसमेंट हिल गई। सारी रूहें, आरती, प्रेरणा, स्नेहा, शालिनी, सब एक रोशनी में बादल कर हवा में उड़ गई। बस एक लास्ट आवाज रही, शुक्रिया, तुमने हमें आजादी दी। नेक्स्ट मॉर्निंग, पुलिस ने देखा कि हॉस्टल के अंदर एक भी चीज नहीं बची थी। ना ब्लड स्टेन्स, ना डायरी, ना लैंटर्न। रिया और नेहा वापस अपने घर गई। लेकिन रिया ने एक और काम किया। उसने हॉस्टल की पूरी कहानी लिखकर एक बुक पब्लिश की। स्कैरी हॉस्टल की कहानी, अ रूहानी सच्चाई। लोगों ने पहले मजाक बनाया, मगर जिन्होंने हॉस्टल देखा था, वो जानते थे ये सिर्फ कहानी नहीं थी। ये एक आजादी का रास्ता था। उन रूहों के लिए जो कभी इंसाफ नहीं पा सकी थी। द एंड।